Good morning students. It's good to be back with you all after so long. लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों के बारे में, इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। आज हम लोग जो है इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, अब एनिमल हस्बेंड्री जो है एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके अंदर हम लोग कैटल या जो फार्म एनिमल्स होते हैं, फार्म एनिमल्स का हम लोग ह्यूमेन एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। ठीक है, किस लिए? ताकि उनसे हमको डिफरेंट तरीके के फूड प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे मिल्क है, मीट है, एग्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको जो है इनसे मिल सके। ठीक है, अब ह्यूमेन एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि उन पर्टिकुलर फार्म एनिमल्स को नुकसान पहुंचाए बगैर, ठीक है, उनका यूटिलाइजेशन हमको करना है डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रैक्टिस है, इसको हम लोग कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, अब एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं? ठीक है, सबसे पहले तो कैटल को मेंटेन करना, रखना, उनके रहने के लिए जगह प्रोवाइड करना, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ये ध्यान रखना कि टाइम टू टाइम उनको वैक्सीन्स वगैरह मिलते रहे, सो दैट उनको किसी तरीके का डिजीज़ या इन्फेक्शन ना हो जाए। ठीक है, उसके अलावा उनकी ब्रीडिंग करना, ठीक है, मतलब उनके बीच में रिप्रोडक्शन करवाना, ब्रीडिंग करना, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, और उसके अलावा उन पर्टिकुलर एनिमल्स को यूज़फुली एक्सप्लॉइट करके, प्रॉपरली एक्सप्लॉइट करके उनका प्रॉपर इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन करना जो है, वो भी एनिमल हस्बेंड्री का एक पार्ट है। ठीक है, अब डिफरेंट तरीके के फार्म एनिमल्स होते हैं, काऊ होता है, बफेलो होता है, वी हैव chickens, and then we have the ducks, then we have fish, pig, etc etc। ठीक है, तो ये जो जितने भी फार्म एनिमल्स होते हैं, इनको हर फार्म एनिमल को रखने का या उनको मेंटेन करने का या उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में ध्यान रखने का तरीका अलग अलग होता है। तो वन बाय वन हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं किस पे? हम लोग आते हैं कैटल फार्मिंग पे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है कि एनिमल हस्बेंड्री जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इतना ज़रूरी क्यों है? ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री की इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जैसे एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग बात करें तो फिर भी हमारी कंट्री जो है एग्रीकल्चरली काफ़ी एडवांस्ड है, लेकिन एनिमल्स के केस में अगर हम लोग देखें, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के केस में अगर हम लोग देखें तो हमारी कंट्री जो है उतनी ज़्यादा एडवांस्ड नहीं है। हमारे पास जो है फार्म एनिमल्स की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोग उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते क्योंकि हमारे यहाँ टेक्निक्स की कमी है, या हमारे यहाँ ये कहना चाहिए कि स्किल्ड फोर्स जो होते हैं, स्किल्ड मैन पावर जो होता है, उसकी हमारे यहाँ कमी है। इसलिए जो है हम लोग इस पर्टिकुलर फील्ड में पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री जो है उसको इम्पॉर्टेंस इतना ज़्यादा हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि एक तो एनिमल्स को मेंटेन करने से, ये सारे जो एनिमल्स हैं इनका एग्रीकल्चर के साथ काफ़ी क्लोज़ इनका कांटेक्ट होता है, काफ़ी क्लोज़ रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एनिमल्स को मेंटेन करते हैं तो हमको इसका फ़ायदा जो है एग्रीकल्चर में भी मिलता है। उसके अलावा इनसे डिफरेंट हमको यूज़फुल इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स, मिल्क, मीट एट्सेट्रा, एग्स वगैरह हमको मिलते हैं, इसलिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा ये जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, ये स्टेडी इनकम का या बहुत ही अच्छी इनकम का एक सोर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी एनिमल हस्बेंड्री इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। आज हम लोग देखते हैं कैटल फार्मिंग के बारे में। ठीक है, अब कैटल फार्मिंग क्या होता है? ठीक है, कैटल फार्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग कैटल को रेज करते हैं उनसे मिल्क लेने के लिए या उनका हेल्प लेने के लिए एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस या प्रैक्टिसेस के अंदर। ठीक है, अब कैटल के कैटेगरी में दो एनिमल्स जनरली आते हैं, काऊ और बफेलो। ठीक है, अब अगर हम लोग कैटल के बारे में बात करें कि काऊ और बफेलो है, ठीक है,
तो काऊ और बफेलो जो है उनसे हम लोग दो तरीके के फ़ायदे ले सकते हैं, ठीक है। पहला तो जो फीमेल काउज एंड बफेलोज होते हैं उनसे हमको मिल्क मिल सकता है, और जो मेल काउज एंड बफेलोज होते हैं, ठीक है, तो मेल से हमको क्या होता है कि मेल्स का यूज़ हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए कर सकते हैं, जैसे इरिगेशन में हम लोग उनका यूज़ कर सकते हैं, या फील्ड को प्लॉ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग मेल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो फीमेल्स और मेल्स होते हैं काउज एंड बफेलोज के, दे कैन बी यूज फॉर बोथ डिफरेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब अगर हम लोग फीमेल्स के बारे में बात करें तो फीमेल्स से जनरली हमको क्या होता है कि मिल्क मिलता है, ठीक है। तो ऐसे कैटल, ठीक है, which are providing milk to us, those cattle which are providing milk to us, they are known as the milch cattle or milch animals, ठीक है। जिस कैटल से बेसिकली फीमेल से जिससे हमको मिल्क मिलता है, दे आर नोन एज द मिल्च कैटल और एनिमल्स, ठीक है। सिमिलरली जो मेल्स होते हैं जो चीज़ों को उठाने रखने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, या इरिगेशन में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हेल्प करते हैं, उन कैटल को हम लोग बोलते हैं ड्रॉट कैटल और एनिमल्स, draught cattle or animals. So in this way we are having two types of cattle, the milch cattle which are providing us the milk, and the draught cattle which are helping in the physical works, or which are helping us in the manual work, okay. So these two types of cattle we are having. अब सबसे पहले हम लोग मिल्च कैटल के बारे में डिस्कस करते हैं कि मिल्च कैटल जो है वो हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली वी आर गेटिंग मिल्क फ्रॉम देम। अब मिल्क से हम लोग बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे वी कैन मेक पनीर, वी कैन मेक चीज़, वी कैन मेक घी, बटर एट्सेट्रा। तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो ड्रॉट कैटल है, जैसे मैंने बोला एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में उनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, सो दे कैन ऑल्सो एक्ट एज अ बून फॉर अस, ठीक है। अब दोनों ही एस्पेक्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, दोनों ही एस्पेक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है ब्रीड, ठीक है। ब्रीड क्या होता है, ब्रीड जो है वो एक ऐसा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ ऑफ एनिमल होता है कि जिनके अंदर स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती हैं, और कोई पर्टिकुलर ब्रीड का जो एनिमल है उस एनिमल की क्वालिटीज़ को वी कैन एक्सप्लॉइट एंड वी कैन यूज़ इट फॉर आवर बेनिफिट, ठीक है। तो ये जो ब्रीड होता है ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि हमको किस तरीके का प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि जनरली कई सारे जो कैटल के ब्रीड्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर या तो बहुत अच्छी क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं या बहुत एवरेज क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो हमको अपने यूज़ के हिसाब से हमको क्या बेस्ट सूट करेगा, हमको क्या बेस्ट जमेगा, उस हिसाब से वी कैन सेलेक्ट द ब्रीड फॉर एनिमल हस्बेंड्री फॉर द कैटल फार्मिंग, ठीक है। अब अगर हम लोग ब्रीड के बारे में डिस्कस ही कर रहे हैं तो ब्रीड्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं इंडिजिनस ब्रीड्स, ठीक है। इंडिजिनस ब्रीड्स का क्या मीनिंग होता है, ऐसे ब्रीड्स जो कि हमारे ओन कंट्री में एग्जिस्ट करते हों, ठीक है। मतलब जिनका डेवलपमेंट जो है, जिनका मतलब घर जो है नेचुरली हमारी ओन कंट्री में हो, दैट ब्रीड इज़ नोन एज द इंडिजिनस ब्रीड, ठीक है। और दूसरा होता है एग्जॉटिक ब्रीड, ठीक है। अब एग्जॉटिक ब्रीड क्या होता है, ऐसे ब्रीड्स होते हैं, ठीक है, जो कि बाहर के होते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के होते हैं, दोज आर नोन एज द एग्जॉटिक ब्रीड्स, ठीक है। तो कुछ क्वालिटीज़ इंडिजिनस ब्रीड की अच्छी होती है और कुछ क्वालिटी जो है वो एग्जॉटिक ब्रीड की अच्छी होती है, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है जिसको हम लोग कहते हैं लैक्टेशन पीरियड,
ठीक है। अब ये लैक्टेशन पीरियड क्या होता है? लैक्टेशन पीरियड जो है वो टाइम है या वो ड्यूरेशन है जिस ड्यूरेशन में गाय या भैंस जो है वो हमको मिल्क देती है, मिल्क प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो लैक्टेशन पीरियड जो है ये कब होता है कि जब गाय या भैंस जो है वो एक बच्चा पैदा करती है, तो बच्चा पैदा करने के बाद उनके अंदर मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है। तो जितने दिन तक, जितने ड्यूरेशन तक वो मिल्क प्रोड्यूस करते रहेंगे, तो उस पीरियड को, उस ड्यूरेशन को हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। तो लैक्टेशन पीरियड जो है बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, क्योंकि जितना लंबा होगा लैक्टेशन पीरियड उतने ज़्यादा समय तक हम लोग काऊ या बफेलो से मिल्क ऑब्टेन कर सकेंगे। तो लैक्टेशन पीरियड जितना लंबा हो उतना अच्छा। ठीक है, अब लैक्टेशन पीरियड मैंने क्यों बताया? क्योंकि इंडिजिनस और एग्जॉटिक ब्रीड के बीच में लैक्टेशन पीरियड जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। कैसा फैक्टर? जैसे कि इंडिजिनस ब्रीड्स होते हैं, इंडिजिनस ब्रीड्स की ये क्वालिटी है, मतलब हमारे इंडिया के जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं उनके अंदर ये क्वालिटी है कि ये जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं इनके अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंस का बहुत ज़्यादा क्वालिटी होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारे कंट्री के जो ब्रीड्स हैं काऊ और बफेलो के, वो डिज़ीज़ से लड़ सकती हैं, डिज़ीज़ से अच्छे तरीके से फाइट कर सकती हैं, उनको रेजिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा किसी भी एनवायरनमेंट में ईजिली एक्लीमेटाइज होने का, यानी कि ईजिली एडजस्ट होने का कैपेसिटी भी जो है वो इंडिजिनस ब्रीड्स में रहता है। लेकिन इनका एक ड्रॉबैक क्या है कि इंडिजिनस ब्रीड्स जो हैं उनके अंदर लैक्टेशन पीरियड बहुत छोटा होता है। उसके अलावा जितने क्वांटिटी में वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, तो मिल्क की जो क्वांटिटी होती है वो भी काफ़ी कम होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग एक्जॉटिक ब्रीड्स के बारे में बात करें तो एक्जॉटिक ब्रीड्स के अंदर लैक्टेशन पीरियड भी बड़ा होता है और वो ज़्यादा क्वांटिटी में मिल्क भी प्रोड्यूस करते हैं, ये उनका प्लस पॉइंट है। लेकिन उनका माइनस पॉइंट ये हो जाता है कि इनके अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, तो दोनों ही जो ब्रीड्स है दोनों की क्वालिटीज़ अलग अलग हैं। तो हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमको दोनों क्वालिटीज़ एक ही एनिमल में मिले। हम लोग को अगर दोनों क्वालिटीज़ एक ही एनिमल में चाहिए तो हम लोग ब्रीडिंग का प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब ब्रीडिंग का प्रोसेस जो है उसमें होता क्या है? ब्रीडिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें जनरली एक इंडिजिनस ब्रीड और एक एक्सोटिक ब्रीड होता है, तो दोनों ब्रीड्स के बीच में रिप्रोडक्शन करवाया जाता है। तो मान के चलते हैं कि इंडिजिनस ब्रीड का मेल है और एक्सोटिक ब्रीड की फीमेल है। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या करवाया जाता है? रिप्रोडक्शन करवाया जाता है, सो दैट एज अ रिजल्ट जो उनका ऑफस्प्रिंग होगा, जो उनका बच्चा बनेगा, ठीक है, उसके अंदर दोनों ही ब्रीड्स की क्वालिटीज़ हो। ठीक है, तो अब ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये कैसे अकम्प्लिश किया जाता है, कैसे किया जाता है? ब्रीडिंग करने के दो जनरल मेथड्स होते हैं, एक होता है नेचुरल ब्रीडिंग और एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, एक होता है नेचुरल ब्रीडिंग और एक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, अब ये दोनों प्रोसेस कैसे किए जाते हैं? नेचुरल ब्रीडिंग तब होती है जब काऊ या बफेलो जो होते हैं वो अपने हीट पीरियड में होते हैं। तो हीट पीरियड क्या होता है? वो पीरियड होता है कि जब उनके अंदर ओव्यूलेशन होता है या जब वो सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो जो नेचुरल हीट पीरियड होता है, नेचुरल हीट पीरियड के अंदर नॉर्मली एक ब्रीड की काऊ और मतलब एक ब्रीड का मेल और एक ब्रीड का जो फीमेल है उनको साथ में रखा जाता है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि दे विल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एज अ रिजल्ट जो है एक नया ऑफस्प्रिंग हमको मिलेगा। तो नेचुरल ब्रीडिंग का जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और इसके अंदर रिजल्ट्स जो है वो हमको एज एक्सपेक्टेड कई बार नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो लोग एक्चुअल में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करें, कई बार वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं भी करते हैं। ठीक है, तो ऑल डिपेंड्स ऑन द एनिमल। ठीक, सेकेंड इज़ द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्योंकि नेचुरल ब्रीडिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि कई बार एनिमल ब्रीड नहीं करते हैं या कई बार जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है एनिमल के अंदर। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए नेक्स्ट जो एक और अल्टरनेटिव मेथड ऑब्टेन किया गया
गया है, दैट इज़ द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जो भी डिज़ायर्ड मेल एनिमल होता है उससे स्पर्म्स जो हैं उसको ऑब्टेन किया जाता है। स्पर्म्स को ऑब्टेन करके ये जो स्पर्म्स हैं इनको डिफरेंट डिवाइसेस के हेल्प से जो फीमेल का जेनाइटल ट्रैक्ट होता है, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर जो है उस मेल स्पर्म को क्या किया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से स्पर्म को इंजेक्ट करने से यहाँ पर क्या होता है कि सक्सेस का चांस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल बाउंडेशंस कुछ यहाँ पर नहीं रह जाते। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वो नेचुरल ब्रीडिंग के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा सक्सेसफुल है। ठीक है, अब नेचुरल ब्रीडिंग हुई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो हो गया। उसके अलावा एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कैटल फार्मिंग का, वो ये है कि कैटल को मेंटेन कैसे किया जाए, कैटल को रखा कैसे जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है कि जिनका हमको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहला तो ये है कि कैटल की ग्रूमिंग होनी चाहिए। ग्रूमिंग कहने का मतलब ये है कि रेगुलर उनके बॉडी में क्लीनलीनेस मेंटेन करना चाहिए, रेगुलर उनकी बॉडी की ब्रशिंग करनी चाहिए, सो दैट अगर उनके बॉडी के ऊपर कोई भी गंदगी है या टिक्स हैं, पेस्ट वगैरह अगर उनकी बॉडी पे आकर के चिपक गए हैं तो उनका रिमूवल प्रॉपर हो सके, तो उसके लिए ग्रूमिंग इम्पॉर्टेंट है। तो उनको साफ़ सुथरा रखना, उनको रेगुलरली पानी से नहलाना, उनके बॉडी की ब्रशिंग करना, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द ग्रूमिंग। ठीक है, सेकेंड वी आर हैविंग द नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज़ कि शेल्टर फॉर द कैटल। ठीक है, शेल्टर उनका प्रॉपर होना चाहिए, ऐसी जगह जहाँ पर वो प्रॉपरली रह सके। ठीक है, तो कैटल के लिए शेल्टर बनाने का भी एक क्राइटेरिया होता है। ठीक है, सबसे पहले तो जगह बड़ी होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए और वेल वेंटिलेटेड यानी कि हवादार होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि वो जगह जो है वहाँ पे घुटन ना हो। ठीक है, घुटन होने से एनिमल्स दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव। ठीक है, उसके बाद और क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद ध्यान रखना चाहिए कि शेल्टर का जो फ्लोर है, ठीक है, वो जो है ज़्यादा स्लिपरी ना हो। ठीक है, तो एकदम ज़्यादा स्लिप होने वाला चिकना फ्लोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो शेल्टर का फ्लोर है वो थोड़ा एक डायरेक्शन में स्लोपिंग वाला होना चाहिए कि सो दैट वहाँ पे अगर साफ़ सफाई रेगुलरली हो रही है, पानी से धोया जा रहा है फ्लोर को, तो पानी जो है वो एक जगह टिक ना सके और वो जल्दी से वहाँ से बह करके निकल जाए। ठीक है, उसके अलावा जो शेल्टर है उसकी हमेशा रेगुलर प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट। ठीक है, या अगर सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि डेली साफ़ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि कैटल हैं तो वो लोग जो काऊ डंग है या एक्सक्रीटा है, वो यूरिन है उनका, वो जनरली उसी जगह पे वो लोग डंप कर देते हैं, तो उसका प्रॉपर रिमूवल होना चाहिए, फ्लोर की कंटिन्यूस साफ़ सफाई होनी चाहिए। उसके बाद कैटल को फीड करने के लिए, कैटल को खिलाने पिलाने के लिए अलग से एक जगह होनी चाहिए और उस जगह की भी साफ़ सफाई हमेशा मेंटेन्ड होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा शेल्टर का जो मतलब सीलिंग होती है, सीलिंग काफ़ी ऊंची होनी चाहिए सो दैट हवा जो है चारों डायरेक्शन से प्रॉपरली आ सके, और सीलिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो एबल हो कैटल को किसी भी मतलब कठिन कंडीशन को फेस करने के लिए, या जैसे वेदर कंडीशंस बहुत ख़राब होते हैं, गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पे शेल्टर में इस चीज़ का प्रोविज़न होना चाहिए कि एनिमल्स को ठंडी हवा मिल सके। ठीक है, या फिर जब ठंड का मौसम होता है तो शेल्टर ऐसा होना चाहिए कि एनिमल्स को ठंड से बचाया जा सके। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो है शेल्टर को बनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो ध्यान रखने की है दैट इज़ फीडिंग। ठीक है, एनिमल्स को अगर प्रॉपर खाना नहीं देंगे तो उनसे हमको प्रॉपर आउटपुट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कैटल जो होते हैं उनको जनरली हम लोग जो भी खाना देते हैं, ठीक है, वो 2 तरीके की रिक्वायरमेंट होती है इनकी। एक होती है मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट और दूसरी होती है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो
जो भी खाना हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो दो चीज़ों को देख करके रखना चाहिए हमको, दो चीज़ों को देख करके हमको प्रोवाइड करना चाहिए। ऐसा खाना जो उनके बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करे, और ऐसा खाना जो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके सो दैट वो ज़्यादा क्वांटिटी में मिल्क प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जनरली उनको जो है रफेज दिया जाता है। तो रफेज में क्या होता है, घास होती है डिफरेंट तरीके की जो कि सेल्यूलोज और कार्बोहाइड्रेट में रिच होती है। ठीक है, तो ये जो घास है ये हम लोग डिफरेंट तरीके के प्लांट्स इसमें दे सकते हैं उनको। हम लोग डिफरेंट तरीके के लेग्यूमिनस प्लांट्स उनको दे सकते हैं, बरसीम का प्लांट हम लोग उनको दे सकते हैं, ओट्स के जो प्लांट होते हैं वो हम लोग उनको दे सकते हैं, या जो नेचुरल हरी घास होती है घास उनको हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, या जो सूखा पैरा होता है पैरा हम उनको दे सकते हैं। तो ये जो रफेज होता है ये जनरली उनको ज़्यादा क्वांटिटी में सेल्यूलोज और कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में हम लोग आते हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये जो खाना होता है ये एक्चुअली रिच होना चाहिए प्रोटीन में और डिफरेंट तरीके के विटामिन्स मिनरल्स वगैरह में। ठीक है, तो ये जनरली किन चीज़ों से मिलता है, ये जो है ऑयल केक से मिलता है। ठीक है, सरसों की खली आती है, सरसों की खली से मिलता है, या डिफरेंट तरीके के जो ग्रेन्स होते हैं, मेज़ होता है, ओट्स, ज्वार, बाजरा, गेहूँ। ठीक है, ये सब के जो ग्रेन्स होते हैं ये भी जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं एनिमल्स की। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आता है कि एनिमल्स का जो है हेल्थ केयर भी करना चाहिए। ठीक है, हेल्थ केयर मतलब कि ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम मिले और वो डिजीज़ फ्री रह सकें। ठीक है, क्योंकि एनिमल्स के अंदर बहुत सारे डिजीज़ेस होते हैं, जैसे फुट एंड माउथ डिजीज़ होता है, एंथ्रैक्स होता है, फिर रिंडर पेस्ट होता है, काउ पॉक्स होता है। ठीक है, तो ये सारी जो डिजीज़ेस होती हैं इनसे प्रोटेक्शन के लिए सही समय पे प्रॉपरली टाइम टू टाइम जो है उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एंड फाइनली प्रिवेंशन ऑफ कैटल डिजीज़ेस। हम लोग कैटल डिजीज़ेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रॉपर साफ़ सफाई मेंटेन करके। ठीक है, अगर कोई एनिमल अगर बीमार हो गया है तो उसको सभी एनिमल्स से दूर रखा जाए, वैक्सीनेशन प्रॉपर की जाए एनिमल्स की। ठीक है, और हमेशा जो है जगह की साफ़ सफाई मेंटेन की जाए, वहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे करके, फंगिसाइड्स वगैरह स्प्रे करके मेंटेन रखा जाए उनके शेल्टर को, सो दैट एनिमल्स जो हैं उनको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन जो है वो ना हो सके। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट कैटल फार्मिंग। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। In the next class, we will continue with the next topic. Till then, if you are having any sorts of doubt, you can ask me. Thank you.